औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान रमीज़ रूमी और मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी आमर ज़ैब साहब। आज से हम आपसे अपने नज़रीन को हवेलियाँ की जो सियासी गुफ्तगू है वो उससे शुरू करते हैं। आमर ज़ैब साहब, हवेलियाँ का इलेक्शन है। आतो मुनसफ खान शहीद होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था, उसके बाद तमाम जो उम्मीदवार हैं आप मुख्तलिफ पार्टियों के टिकट और ज़र भी हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने जो है वो अपनी गहमा गहमी शुरू की हुई है। कल आखिरी तारीख थी, तमाम उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल की है और जमा भी करवा दी है। कि आपके पास क्या तफसीलात हैं, कितने लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं? बहुत शुक्रिया जी रमीज़ रूमी साहब। बिल्कुल जी, हवेलियाँ में 6 अगस्त को इलेक्शन होने जा रहा है और उसमें कल का जो दिन था वो आखिरी दिन था कागजात नामजदगी जमा कराने का। और जो कागजात नामजदगी थे वो 13 लोगों ने हासिल किए थे, जिसमें जो साबका उम्मीदवार थे वहाँ तहसील हवेलियाँ के तहसील चेयरमैन के, उन्होंने भी विड्रॉ कर दिया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद जो इतलात आई हैं और जो हमें रिटर्निंग अफीसर ने जो हमें डेटा दिया है उसके मुताबिक 10 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। और उसमें इस तरह है कि हमने जो देखा तो एक उम्मीदवार हैं जिनके घर के 3 लोग हैं। ज़ाहिर कवरिंग कैंडिडेट भी होता है, या अगर आपके स्क्रूटनी में कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो उस सूरत में यानी उस घर ने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। और उसके बाद एक और कैंडिडेट हैं जो शहीद आतिफ मुनसफ खान के कज़न हैं, इनके 2 कैंडिडेट सामने आए हैं, इनका भी कवरिंग कैंडिडेट है। और उसके बाद जो मलिक तला हैं, इनकी भी अगर बात करें तो ये भी इनके भी 2 कैंडिडेट आए और जो बाकी हैं वो एक एक सामने आए हैं। और ख़ास करके हम जो बात कर रहे थे 3 के वाले थे वो खुर्शीद आज़म खान साहब हैं, जिनकी जो अपने जो हैं उनके 3 उम्मीदवार सामने आए इनके। क्या समझते हैं हवेलियाँ में जो सियासी गहमा गहमी है, कौन मुकाबले में आप देख रहे हैं? आपकी टीम आज सर्वे भी करके आई है, क्या देख रहे हैं कौन किस किस का मुकाबला है? रमीज़ रूमी साहब, देखें, जब हम वहाँ हमने मुकम्मल तौर पे देखा, हमने देखा कि कौन क्या करने जा रहा है, कितना मार्जिन है, ओवरऑल हम इसको देख भी रहे थे। लेकिन अगर हम जो साबका इलेक्शन है अगर हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। देखें, वहाँ जो मुकाबला हुआ, शहीद आतिफ मुनसफ खान वहाँ आज़ाद असीयत से इलेक्शन जीते और बड़े मार्जिन से जीते। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने वोट लिए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या करने जा रही है। उनका जो ही टिकट कंफर्म होता है उसके लिए उनके जो उम्मीदवार हैं वो भी हमने देखा है कि वो भी खासे जो हैं वो एक्टिव भी हैं। और उसमें अगर पिछले इलेक्शन की बात की जाए तो आतो मुनसफ खान ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद तहरीक इंसाफ का उन्होंने ज्वाइन की थी। फिर अभी देखें, अभी उनका जो कज़न है ज़ैर शेर खान, वो आज़ाद अक्सियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी क्या PTI क्या टिकट और भी कोई होगा उम्मीदवार? देखें जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसमें वहाँ इफ्तिखार खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट अप्लाई करेंगे। और जो हमारी इतलात हैं मुबैना तौर पर, और उसमें अगर देखा जाए जो आतिफ मुनसफ खान साहब के जो कज़न हैं उज़ैर शेर खान की बात आप कर रहे हैं, उनसे हमने जब मीडिया टॉक हुई हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मैं आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ूंगा। आप भी वहाँ मौजूद थे, हमारी टीम भी वहाँ मौजूद थी। तो वो अगर आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ते हैं उनके साथ हमदर्दियाँ ज़रूर होंगी। और मेरे ख्याल में वो इस वक्त स्ट्रांग कैंडिडेट हैं। अच्छा। उनको हम किसी सूरत भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। शहीद आतिफ मुनसफ खान साहब से जिस तरह लोगों का लगाव था, प्यार था, अगर वो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए हैं, लेकिन उसके बाद ये भी तो देखें कि आतिफ मुनसफ खान साहब की शहादत के बाद जो हमदर्दियाँ हैं वो अगर हम देखें तो वो डायरेक्ट जो हैं वो ज़ैर शेर खान साहब के साथ चली गई हैं और वो बेहतर उम्मीदवार हैं इस वक्त अगर हम हवेलिया में देखें। लेकिन अब मसला ये है, जो साबका उम्मीदवार थे नून लीग के अरसल परवेज साहब की बात करें तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा मुकाबला किया। सरदार औरंगजेब नलोटा साहब के वो नामज़द उम्मीदवार थे। तो अब अगर जो नलोटा साहब का जो ग्रुप है और नून लीग का टिकट है, अरसल परवेज साहब नून लीग में नाराजगियाँ अगर ये एक पेज पे आ जाते हैं, उस वक्त जो नून लीग में ग्रुप बंदी भी थी जिस वजह से नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, अगर अभी ये एक हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में मुकाबला फिर भी सख्त होगा। पीछे जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी थी, उनका उम्मीदवार भी था, तीसरे नंबर पे वो भी आए थे, लेकिन वो वोट बैंक किधर जाएगा? आप क्या देख रहे हैं? देखें जी, जो उम्मीदवार था उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जी, तो अभी फ़िलहाल उनकी जानिब से
उस फैमिली की जानिब से कोई भी कैंडिडेट हमारे सामने नहीं आया। हम उस फैमिली देखें, ग्रुप जंबे की एक बड़ी बात होती है, हमारे यहाँ ज़ारा में ग्रुप जंबा जो है वो बड़ा मैटर रखता है। और आप देखें शहीद आतिफ मंसूर खान की अगर बात करें तो उनकी फैमिली का अपना वोट बैंक था। इसी तरह हम अगर वहाँ बस्ती बुलंद खान की बात करें तो उनका अपना एक ग्रुप है और बड़ा तकड़ा ग्रुप है उनका भी, और वो भी देखते हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो कौन सी तरफ जाएगा और उनका जो पलड़ा है वो कौन से उम्मीदवार की तरफ जाएंगे। पिछला इलेक्शन जो था उसमें आज़ाद उम्मीदवार सरदार शमरेज खान भी थे, इस बार फिर उन्होंने कागजात जो है वो जमा करवाए हैं, क्या समझते हैं वो किस पोजीशन पे होंगे? देखें जी, शमरेज साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में आज़ाद सीएस से इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी हमें सोर्सेज से पता चला है, और पहले भी उन्होंने आज़ाद सीएस से इलेक्शन लड़ा था इसी तरह। लेकिन उस तरह तो अगर हम बात करें तो शमरेज साहब के लिए अगर हम यहाँ बरादरी की बात करें तो इस वक्त दो कैंडिडेट हैं ऐसे, एक सरदार शमरेज यूनुस हैं, शराज अफजल जो हैं शाहिद अफजल उनके भाई हैं, और शराज अफजल जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ जी जी, तो वहाँ सरदार शमरेज भी हैं, ये दो कैंडिडेट हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि मलक तला आसिफ जो हैं उनके वाले से कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है उनको दिया जाएगा, अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ। कल उन्होंने जो कागजात नामजदगी कराई है उन्होंने तो बैनर शेयर के लगाए हुए थे, पैनाफ्लेक्स उन्होंने अपने शेयर के। हमने ये भी देखा, हमारी टीम ने देखा कि उनके साथ नून लीग का जो ग्रुप था वो उनके साथ मौजूद था। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो बड़े पुरअज़म भी हैं, और इफ्तिखार खान मेरे ख्याल में बड़े पुरअज़म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए। देखना होगा वो भी उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता, कौन सी तरफ जाते हैं। और यहाँ जो अब्दुल्ला जो कैंडिडेट हैं खुर्शीद आदम साहब के फर्जंद हैं, और खुर्शीद आदम साहब साहब MPA भी हैं, हम उनको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि वो जो हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते या कोई इस तरह का मामला है, तो वो भी कैंडिडेट है। अब ये देखना ये होगा कि जब सबके टिकट कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन कितना किसका वजन है। और जो बलदियाती इलेक्शन होता है ये तो होता ही नौजवानों का है। मुस्लिम लीग नून ने हमने फर्स्ट टाइम देखा है किसी नौजवान को टिकट दिया है, अगर तला मलक को मिलता है तो। इसी तरह हरीपुर में देखें आज़ाद जो अक्सरियत से जीते थे समीउल्लाह खान, वो भी एक नौजवान थे। तो क्या समझते हैं नौजवानों का वोट बैंक उज़ैर खान की तरफ होगा या तला महमूद की तरफ? देखें ये तो बात बिल्कुल अटल है। देखें उज़ैर शेर खान का कज़न वहाँ से उसी सीट से मतलब उसकी शहादत हुई और वो इलेक्शन जीते भी, उन्होंने ऑलरेडी वोट बैंक भी लिया हुआ है वो। उसके बाद आप तला आसिफ को किसी सूरत में भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जाहिर अगर नून लीग का टिकट मिल जाता है तो हमारे यहाँ ये रवाज भी है कि जिसकी हुकूमत होती है वो उसको जो है लोग उसकी तरफ जाते हैं। हमने ये देखा है यहाँ पल भर में फैसले बदलते हैं और मिनटों में और लम्हा बलम्हा फैसले बदलते हैं, तो तला आसिफ कोई कमज़ोर कैंडिडेट नहीं होंगे, मुकाबले के कैंडिडेट। अच्छा, इसी तरह अभी आपने देखा है पिछले एक माह से एंटी करप्शन हरकत में आई हुई है, मुख्तलिफ महकमों में उन्होंने जो है वो छापे मारे हैं। आज भी एंटी करप्शन ने महकमा TMA के अंदर छापा मार कर रिकॉर्ड जो कब्जे में लिया है, इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल है, क्या तफसीलात हैं? अच्छा, इस तरह रमीज साहब के मेरे नॉलेज में था कल से ही कि एंटी करप्शन से रिकॉर्ड हासिल करेगा। लफ्ज़ छापा तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, छापा तो आप सरप्राइज विजिट को कहते हैं, ये सरप्राइज विजिट नहीं था क्योंकि ऑलरेडी इनकी फाइलें जो हैं, जब मैं TMA ऑफिस में गया तो ऑलरेडी इनकी फाइलें वहाँ तैयार हुई थी, मेरे सोर्सेज ने भी बताया। तो ये जो साबका TMO एबटाबाद में रहे हैं जो पाकिस्तान जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का दौर था, उस वक्त इन्होंने 49 डेली वेजेस मुलाजमीन को भर्ती किया था सियासी तौर पे सिफारिश के ऊपर। अच्छा। और कहा जा रहा था कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किसी एक शख्स के बड़े करीबी लोग हैं। अच्छा। उसमें 49 के 49 नहीं भी थे, उनमें से 25 लोग थे जिनको फारिग कर दिया गया बाय नेम। जो लेटर था वो गुज़िश्ता रोज़ TMO एबटाबाद ने उनको साइन भी कर दिया और उन लोगों को फारिग भी कर दिया। और उसकी फारिग की वजह ये थी कि अननेसेसरी का लफ्ज़ मैंने खुद लेटर में बड़ा, जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि ये आपके पास जो गैर ज़रूरी जो लोग हैं, और ख़ास करके गैर ज़रूरी मतलब ये है कि जो सिफारशी तौर पे भर्ती हुए थे, वो शिमला पारी के नाम पे भर्ती हुए थे, लेकिन अभी तो वो ठेके पे लोगों को दे दिया गया है। हाँ देखें, वो प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया है। और उसके बाद एतराज़ की बात तो ये है, एंटी करप्शन भी यही कहता है, मैं भी यही कहता हूँ, नैब भी यही कहता है, अदारे भी यही कह रहे हैं कि आप किसी डेली वेजेस मुलाजमीन को आप 16
की पोस्ट पे नहीं बैठा सकते। इसी तरह। इंस्पेक्टर जो है, अगर आपके एनफोर्समेंट का, तो उसकी पोस्ट पे आप डेली वेजेस मुलाजिम को आप नहीं इंस्पेक्टर बना के भेज सकते। इसी तरह। उसका क्या काम है कि आप जाए और वो एक रेडीबान को जाके वो वहाँ उसके ऊपर छलांग लगाए, उसको लात मारे, उसको दफड़ मारे, उसके साथ बदतमीजी करे, अच्छा, उससे सामान जो है छीने। ये मैं समझता हूँ कि डेली वेजेस का जो मुलाजमीन है उनका जितना काम था उतना ही उनको करना चाहिए था, और वो उनको जो है TMA एबटाबाद में साबका TMO की नाअहली हम कहें या कोई ऐसी कोई मखसूस फारिश कहें जिसकी वजह से उन्होंने हमें डेली वेजेस मुलाजमीन हर जगह नज़र आते थे, चाहे इंक्रोचमेंट में जाएँ, ऑफिस में देखें, ऑफिस में उन्होंने बैठा दिए थे, वहाँ इंक्रोचमेंट में देखें, वहाँ इंस्पेक्टर बन के जाते थे। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। तो क्या समझते हैं एंटी करप्शन इस पे पूरी कार्रवाई करेगी या जो 4-2 सेशन था कि मतलब? देखें जी, मेरे सोर्सेज के मुताबिक बात जो है बड़ी कबल वक्त है, बता ही देता हूँ, इशारे बता देता हूँ। एक सियासी शख्सियत है, एबटाबाद से उनका ताल्लुक है, उनके और उनके जो उनका स्टाफ है जी जी उनके खिलाफ, और साबका TMO और कुछ जो हमारे जो सियासी शख्सियत थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका दौर में, जिनके बड़े कारनामे भी, तो उनके एक फ्रंट मैन है जिनको तजावज़ात जो हैं वहाँ अलाट की गई थी, आर्जी तयबाजारी के नाम पे उन्होंने यहाँ तजावज़ात कर ली थी, और आपको भी पता है, सारी दुनिया जानती है। इन 4-5 लोगों के खिलाफ की एंटी करप्शन में कोई मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। अच्छा। ये इतलात हैं हमें, तो देखें क्या होता है वक्त के साथ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आपने आमोद ज़ैब साहब की बात सुनी। मज़ीद किसी प्रोग्राम के साथ फिर मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।